गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर 15। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्सेशन के बारे में। इसमें क्या है, देखिए, टू क्रिएट फंड्स द गवर्नमेंट इम्पोजेज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन इनकम ऑफ द पर्सन एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कॉल्ड टैक्सेस। टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट ने फंड कलेक्ट करने हैं तो किसी तरह कोई चार्जेस अगर लगाती है इनकम पे पर्सन के या बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह या सर्विस वगैरह पे, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सेस। अब टैक्सेशन क्या है, जो मतलब गवर्नमेंट लेवाई करती है या फिर उसके एजेंसीज करती हैं। तो इसमें क्या है, टैक्सेस का दो तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो मतलब हमें इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है, लाइक जैसे सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जो आपके बिजनेस स्टडीज़ में आते हैं ये सारी टर्म्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो डायरेक्टली पे करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है और गिफ्ट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जीएसटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर। इसमें क्या है, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई करते हैं ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज पे। एक तरह का ये नेशनल वाइड टैक्स है, जिसमें क्या है सर्वल इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये बेस्ड हैं वन नेशन वन टैक्स, मतलब वन नेशन वन टैक्स पे। तो सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी कौन कौन से, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, स्टेट लेवल टैक्सेस है, और टैक्सेस मर्ज इन जीएसटी आर ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स वगैरह, ये सब सारे टैक्सेस हैं। एंटरटेनमेंट वैल्यू एडेड टैक्स है, लॉटरी टैक्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम इससे डील करेंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कुछ टर्म्स आपको और पता होनी चाहिए। तो कुछ टर्म्स हैं हमारी जीएसटी की, जैसे डीलर है। डीलर में क्या होता है, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर द रीसेल इज़ नोन एज डीलर। ट्रेडर भी बोलते हैं इसको, मतलब बुक्स को, मतलब से गुड्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं और रीसेल करते हैं। तो अ डीलर कैन बी अ फर्म और कंपनी। इंट्रा स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट आर कॉल्ड इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट आर इज कॉल्ड इंटर स्टेट। कुछ टर्म्स और भी हैं, लाइक जैसे input GST and output GST. GST is paid by dealer on purchase of the goods and services as collected from the customer on the sale of the goods and services. GST paid by dealer is called input GST और GST को paid by collected from a customer is called output GST. ये टर्म्स बार बार आएंगे आपके, इनपुट और आउटपुट, ये ध्यान सुनिए। GST पेड बाय डीलर, जो डीलर पे करता है दैट इज इनपुट, और जो कलेक्ट करता है बाय फ्रॉम अ कस्टमर दैट इज आउटपुट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी आर एप्लीकेबल आर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज एसजीएसटी, और यूनिट टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज यूटीजीएसटी। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो ये टर्म्स यूज होंगी, एक आपका होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी इज लेवाइड ऑन द इंटर स्टेट सेल्स on sales of goods and services outside the state. It is also levied on the import of goods and services into India and export of goods and services outside India. IGST goes to the central government. तो जीएसटी में जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा यही कुछ आएगा। और जीएसटी रेट स्ट्रक्चर आपका ये कुछ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब एग्जांपल्स में ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल देखिए अब क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर रुपीज़ 12500. द डीलर बी सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1500. इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ द जीएसटी इज 12%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट पार्ट है, क्या है, मैन्युफैक्चरर ए है, उसने सेल की है वॉशिंग मशीन डीलर को, डीलर है आपका बी, और प्रॉफिट लिया है 1500। तो सेल जो आपकी है वो इंट्रा स्टेट है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो अमाउंट ऑफ जो टैक्स पे किया है डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, तीनों पार्टी वैसे आपको बताती हूँ। फर्स्ट में हमने जो अमाउंट ऑफ टैक्स है पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेकंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। अब देखिए, जो हमारा सेल है वो इंट्रा स्टेट है, रेट ऑफ जीएसटी 12%। और जीएसटी में दो तरह के होंगे, 6% आपका सीजीएसटी आ जाएगा और 6% आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है। तो इसमें सीजीएसटी क्या होगा, मतलब जो जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर ए फ्रॉम द डीलर बी टू, या और पेड बाय डीलर बी टू ए, क्या होगा, सीजीएसटी 6% ऑफ द 12 जो हमारे पास मतलब प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, उसका निकाल ले 750। एसजीएसटी भी सेम ही आएगा। तो आपके पास अभी मैंने आपको इनपुट और आउटपुट का मतलब बताया है। इनपुट सीजीएसटी यानी कि अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर बी,
उसमें क्या कुछ आएगा, इनपुट CGST डेट इज़ दिस वन, इनपुट SGST क्या आएगा 750। तो मैन्युफैक्चरर जो ए है वो क्या करेगा, 750 CGST पे कर रहा है और 750 SGST पे कर रहा है, ठीक है। तो उसने आगे 1500 प्रॉफिट पे सेल किया है, ठीक, मतलब वो कितना लगा रहा है आगे पैसा, मतलब मशीन के लिए इतनी अमाउंट थी प्लस 1500 प्रॉफिट हो गया तो 14,000 का हो गया। अब जो GST कलेक्ट किया है उसने डीलर बी से, तो वो क्या हो गया, वही CGST 6% उससे लेगा। अब वो जो पहले 12,500 का था अब वो किसका लेगा, 14,000 का, यानी 840। SGST कितना ले रहा है, 840, ठीक है। अमाउंट ऑफ आउटपुट इसमें बोलेंगे आप अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय द डीलर बी, या फिर आप ये बोलेंगे अमाउंट ऑफ GST आउटपुट GST ऑफ द डीलर बी। आउटपुट GST में क्या आएगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, रुपीज़ 840 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा था कि अमाउंट जो है वो टैक्स कितना, मतलब डीलर बी ने पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो से लिया गया वो 840 है, 750 पहले पे कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास कितना है, आउटपुट CGST 840 था, इनपुट CGST जा चुका है 750, डेट इज़ 90 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, जो उसने पे कर दिया पहले वाला ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड पार्ट ये था। तो इसमें पहले क्या आएगा, अमाउंट ऑफ SGST जो डीलर ने पे किया है, जो उसने पे किया। देखिए SGST का भी तो हम हिसाब किताब रखेंगे ना, CGST का तो हमने ऊपर वाले पार्ट में देख दिया। SGST में क्या हो गया, जो आउटपुट जा चुकी है वो 840 है, सॉरी आउटपुट जो कितना आया था 840, इनपुट जो जा चुका है 750, कितना 90 का हो गया। अब इसने कितना पे किया जो स्टेट गवर्नमेंट को, SGST जो ए ने पे किया, ठीक है, प्लस जो बी ने पे किया। ए कितना पे कर चुका था 750, जो हम बार बार रिड्यूस कर रहे हैं, इसके हिस्से में कितना आया 90 SGST। तो मतलब ए ने तो इतना पे कर ही दिया ना 840 में से, तो 90 ही हो गया, यानी कि उसने 840 पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट डेट कंज्यूमर पेज टू द मशीन। अब उसको कितने की पड़ी है, 14,000 तो उसको वो लगे, ठीक, और जो उसने CGST पेड किया वो, और जो SGST पेड किया वो अलग से, 14,000 उसको ये लग गए। CGST उसने पे किया 840, फिर SGST पेड किया 840, यानी कि उसको कितने की पड़ गई, 15,680 की पड़ गई। गॉट इट। अब है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर मैंने डिस्कस किया आपका, एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें क्या है, अ डीलर बायज अ टीवी, अ डीलर बायज अ टीवी, 1 सेकेंड, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर रुपीज़ 25,000, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द TV 20% above the cost price and sells it to a consumer at a 10% discount on the market price. If the sales are interstate and rate of GST is 12%, find the market price of the TV. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिटेलर है, उसने टीवी मतलब एक मैन्युफैक्चर से लिया है रुपीज़ 50,000 का, 25,000 का, और उसने मार्क किया है इसको 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेल करता है वो एक कंज्यूमर को, तो 10% उसने डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। तो सेल जो होगा आपकी वो क्या है, इंट्रास्टेट है, रेट ऑफ GST क्या है 12% है, तो आपने मार्केट प्राइस बताना है टीवी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी है, कंज्यूमर्स को कॉस्ट प्राइस मतलब जो टीवी की पड़ी है इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स, यानी कि GST के अंडर, GST जो पेड किया है रिटेलर ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके अंडर। फर्स्ट पार्ट है मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी, मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी 25,000 था, जो उसने मतलब मैन्युफैक्चर से लिया, उसके ऊपर 20% ऊपर और लगाया, 20% ऊपर और लगाएंगे, जैसे इस तरह से 25,000, अगर आपको समझ में ना आए 25,000 का 20% निकाल लीजिए, फिर इसमें ऐड कर दीजिए। अब GST में हम दो तरह के मतलब काउंट करते हैं, कंप्राइजेज ऑफ द CGST और SGST। तो अब डिस्काउंट भी लगा है, ठीक है, यहाँ पे 30,000 आ गया, डिस्काउंट माइनस कर दिया, अब 6% इस पर लगा दीजिए, 6% इस पर लगाया, हमारे पास क्या आ गया 1620, SGST भी और CGST भी, ठीक है। अब उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा था हमसे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 30,000। सेकंड पार्ट में पूछा था कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स, तो कितनी आई, इतना तो उसको पड़ा, डिस्काउंट माइनस करके प्लस उसका CGST और SGST हो गया, यानी कि 30,240 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में GST पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
अब देखिए जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम रिटेलर, रिटेलर से मतलब मैन्युफैक्चरर ने कितना लिया, सीजीएसटी वही सेम 6% ऑफ दिस वन, वो तो 25,000 का लेगा, फिर एसजीएसटी 6% ऑफ दिस वन। जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आउटपुट सीजीएसटी कितना आया था 1620 जो हमने रिसेंटली निकाला है, उसमें से 1500 चला गया, यानी कि 120 रह गया। अब जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट कितना आया, आउटपुट एसजीएसटी कितना आया, अभी हमने निकाला 1620, उसमें से 1500 मैन्युफैक्चरर ने लिया, मतलब इनपुट हो गया उसका, तो हमारे पास कितना आ गया 120। तो टोटल जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितना है, दोनों को प्लस कर दीजिए, दैट इज़ 240 आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस किया है मैंने। इसमें क्या है, अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। मतलब राजस्थान में एक बंदा है, शॉपकीपर है, उसने आर्टिकल परचेज़ किया है 4 लाख का दिल्ली के मतलब शॉपकीपर से। शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल टू कंज्यूमर इन राजस्थान एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। आगे वो शॉपकीपर क्या करता है, सेल करता है 25% प्रॉफिट पे ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस पे। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना 18%। तो आपने फर्स्ट पार्ट में कलेक्ट करना है प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। सेकंड पार्ट में अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज द आर्टिकल है। सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, शॉपकीपर ने आर्टिकल कितने का खरीदा है 4 लाख का। ठीक है, और उसने 4 लाख का खरीद लिया फ्रॉम अ होलसेलर। तो ये क्या हुआ, इंटरस्टेट हुआ, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान की बात चल रही है। ठीक, तो आईजीएसटी इसमें कलेक्ट होगा। आईजीएसटी मैंने आपको भी बताया इंटरस्टेट में बात होती है। आईजीएसटी कलेक्ट हो गया होलसेलर से फ्रॉम द शॉपकीपर 18% ऑफ द 4 लाख, दैट इज 7200। अब प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, क्या आएगा, एक तो कॉस्ट प्राइस हो गया, एक जो उसने जीएसटी पेड किया। आईजीएसटी बाय द शॉपकीपर कितना है 7200, यानी कि 47200 रुपीज़ आ गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या हुआ, हमारे पास होलसेलर ने 7200 आईजीएसटी पेड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अमाउंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया 7200 हो गया। आगे उसने सेल कर दी 25% प्रॉफिट पे बेसिक प्राइस पे। अब बेसिक प्राइस कितना है 4 लाख है, लगा देंगे हम। अब जीएसटी, अब उसने वो अपने ही राजस्थान के अंदर ही सेल किए, तो अब इसमें जीएसटी में क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इसमें आईजीएसटी की बात नहीं होगी, जीएसटी कंप्राइजेस होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना था 18%, तो 99% हो गया। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर, जितना उसने लगाया है, कितना लगाया ये, उस पर 9% निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीजीएसटी भी इतना हो जाएगा, एसजीएसटी भी इतना हो जाएगा, आप निकाल के दिखा देंगे। अब ₹4500 इनपुट हो गया। ठीक है, आईजीएसटी का हो चुका है। और इसमें से क्या है, एक बार ये लाइन में दोबारा पढ़ती हूँ। फर्स्टली सेट ऑफ ₹4500 इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट ₹4500 आउटपुट सीजीएसटी। एक्चुअल में है क्या, हम बैलेंस निकालेंगे। जो 7200 जा चुका है और 4500 है हमारे पास, सेट ऑफ बैलेंस कितना आ जाएगा 2700 का। ये क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी मैंने को पहले बता दिया, क्योंकि ये हमारा पहले हो चुकी है बात, किसके लिए हो चुकी है, जो हमारा राजस्थान से दिल्ली की बात हुई है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो बैलेंस है 2700 का, यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया है वो 7200 माइनस 4500 हो गया। सेट ऑफ बैलेंस इतना हो गया। अब जो एसजीएसटी पेड किया है शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि राजस्थान की, तो आउटपुट एसजीएसटी कितना चला गया 4500, उसमें से बैलेंस 2700। तो हमारे बैलेंस ऑफ द इनपुट आईजीएसटी वर्ड आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना कहाँ पे आईजीएसटी और कहाँ पे एसजीएसटी है। तो 1800 हमारे पास ये आ गया अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद है तो आगे से हमारे पास जो नेट टैक्स पेड किया है शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को, नो टैक्स इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो राजस्थान को पे किया है राजस्थान गवर्नमेंट को वो 1800 हो गया था। थर्ड पार्ट में इसने हमें कहा था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय दिल्ली गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय दिल्ली गवर्नमेंट तो नीली होगा, और जो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, आईजीएसटी जो रिसीव किया है होलसेलर से, और जो सीजीएसटी रिसीव किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आईजीएसटी का आएगा और सीजीएसटी आएगा, दैट इज 7200 प्लस 0 7200। तो अमाउंट विद द कस्टमर पेज फॉर द आर्टिकल कितना आया हमारे पास
50,000 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, GST में दोनों आएंगे, CGST और SGST, यानी कि 59,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टैक्सेशन के कुछ सम मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के लिए भी हमें कुछ टर्म्स जाननी पड़ेंगी। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्टली लेवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड अदर इंडिविजुअल्स, नॉन इंडिविजुअल एंटिटी सच एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, कंपनीज, फॉर्म्स वगैरह है। तो इसमें भी कुछ टर्म्स आएंगे। फाइनेंशियल ईयर है, तो इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ द करंट ईयर टू द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर आएगा। असेसमेंट ईयर है, और इसमें क्या आएगा? पीरियड फ्रॉम द 1st अप्रैल टू द 31st मार्च एज अ कॉल्ड असेसमेंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ग्रॉस इनकम क्या आएगी? टोटल इनकम, जो भी इनकम अर्न हुई है डिफरेंट रिसोर्सेज से। एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस क्या होते हैं? सैलरीज पर्सन आर द मेजर, इसमें क्या है आप बुक से देख लीजिए। एग्जाम्पशंस में क्या होता है? सैलरीज जैसे पर्सन आर द मेजर पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्स पेयर्स इन द कंट्रीज। सैलरी जो पर्सन टेंड टू सेव मनी ऑन टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन द प्लान दैट ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स। दे कैन सेव टैक्स यूजिंग एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस, सम ऑफ द दीज आर गिवन बिलो। इसमें क्या हाउस रेंट आएंगे एक तो आपके, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं कुछ आपकी, और डिडक्शन फ्रॉम द सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस की बात की गई है यहाँ पे। तो उसमें पर्सन कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। सम ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन बिलो। लाइफ इंश्योरेंस है, इक्विटी है, लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, प्रिंसिपल पेमेंट है ऑन द होम लोन, ट्यूशन फ़ी है, PPF, मतलब ये सब सारा आपको बुक में दिया हुआ है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में क्या होगा? पर्सन कैन सेव टैक्स ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ, फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी है, ये अंडर सेक्शन 24 में आ रहा है। और 80E में आ रहा है हमारे पास डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसमें क्या आ रहा है? इफ़ अ पर्सन हैव टेकन एजुकेशन लोन फॉर हिज स्पाउसेज और चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया और अब्रॉड, देन ही कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में आ रहा है। इफ़ अ पर्सन मेक्स डोनेशन टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो उसमें क्या कुछ है? डिफरेंट डेट्स दिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% है, फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड, ये टेबल आप सारा बुक से देखेंगे। 80TTA एन इंडिविजुअल कैन अवेल अ डिडक्शन अप टू ₹10,000 ऑन इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80TTA। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? टैक्सेबल इनकम जो सी होती है यूज टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर, इट इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस। तो टैक्सेबल इनकम का है क्रॉस इनकम माइनस सम ऑफ ऑल एग्जाम्पशंस माइनस डिडक्शंस। फिर इनकम टैक्स आपको स्लैब्स दी हुई हैं, ये है आपकी, आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपके सम हो पाएंगे। ठीक है, 19-20 के में ये था। उसके बाद अगर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉन्सेप्ट था। फिर 87A के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि रिलीफ 87 में प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हुज टैक्सेबल इनकम does not exceed to a specific amount. A tax rebate under section 87 is allowed to the individual taxpayers, a maximum amount of ₹12,500 for taxable income up to ₹5 lakh for the financial year. फिर हेल्थ और एजुकेशन सीरीज हैं। उसके बाद है ये, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। एक आपका न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग भी है, मतलब बजट ऑफ 2020 के अकॉर्डिंग आपकी ये चीज़ कॉन्सेप्ट में आएगी। तो एक क्वेश्चन आपका इसका डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों को कंपेयर किया गया है, और एक आपका ओल्ड के हिसाब से। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ही डिस्कस किया है। इन अ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वारंस एज 38 ईयर्स, ग्रॉस सैलरी वॉज ₹7,28,000 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA। HRA की बात हमारी हुई थी यहाँ पे अभी। एक सेकेंड, HRA में हमारे पास है क्या चीज़? स्टैंडर्ड डिडक्शन था उससे पहले। हाँ, HRA हमारे पास सैलरीज इंडिविजुअल है हु लिव इन रेंटेड हाउस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ HR एग्जाम्पशंस। दिस कुड बी टोटली और पार्शली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इफ अ पर्सन इज नॉट लिविंग इन रेंटेड हाउस देन HR एग्जाम्पशन इज नॉट परमिसिबल। ये चीज़ है। तो उसने कहा है ही डिपॉजिटेड ₹8,000 पर मंथ इन NPS पेड ₹2,182,500 एज प्रीमियम ऑफ LIC। ही डिपॉजिटेड ₹5,000 PPF अकाउंट एंड पेड ₹40,000 as the tuition fee of his 2 children. Calculate the income tax paid by him at the end of the financial year. अगर आपको टेबल क्लियर हो जाता है तो ग्रॉस इनकम आपकी कितनी है? 7 to 8,000 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने टेबल के स्टार्टिंग में बताया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या? ₹50,000 की होती है। ये सैलरीज और इंडिविजुअल की अलाउड फॉर द सैलरीज
हैश डाल के इंडिविजुअल पर्सन लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या है, ये डिडक्शन आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टार्टिंग में डिस्कस की गई थी, 50,000 की माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस आ जाएगा आपके पास, ये है 678,000। पूरा टेबल अच्छे से रीड करोगे, एक एक टर्म समझ में आती है। उसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, क्यों? क्योंकि उसने बोला स्टार्टिंग में कि 88,000 वो पर मंथ कहाँ पे कर रहा है, एनपीएस में। तो जो एनपीएस में एक महीने का कंट्रीब्यूशन है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर का आ जाएगा इतना। ये सारा क्या है जो मतलब वो दे रहा है, LIC प्रीमियम है इतना, फिर डिपॉजिट PPF है इतना, टोटल इतना हो गया फ़ी का, ट्यूशन फ़ी सॉरी, टोटल आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो हमारा टेबल है उसका अगर आप देखें 80C के अंदर डिडक्शन जो सी है अंडर सेक्शन 80C है वो अप टू 1,50,000 है, ठीक है। तो हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डिडक्शन 80C के अकॉर्डिंग हमारी 1,50,000 की हो जाएगी इसमें से। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस करके टैक्सेबल इनकम इतनी आ जाएगी। अब हम टेबल देखेंगे। टैक्सेबल इनकम में एक जगह पे लिखा हुआ है कि 5 लाख से आपके पास 10 लाख की बात की गई है, ठीक है। टेबल में टैक्सेबल इनकम में उसमें ₹12,500 है और 20% है टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख है। तो इतना तो आपका लगेगा 5 लाख से कितनी अमाउंट आपकी ज़्यादा है उसका 20% और कर देंगे आप। ये आ गया हमारे पास। तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन रुपीज़ दिस वन। सो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल नहीं है किसके लिए, रिबेट इनकम अंडर सेक्शन 87 है, ये आपके बुक में डिस्क्राइब किया गया है। अगर वो ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होता 5 लाख से, ठीक है। तो इनकम टैक्स कितना हो गया उसका आपके पास ₹181,000। वो कैसे हमने यहाँ से जो निकाला था उसमें से फिर एक हेल्थ और एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो उसमें हेल्थ और एजुकेशन में 4% था, ठीक है। 4% अब अगर हम इसका काटें 181,000 का तो हमारे पास 724 आ गया। तो हम इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ₹188,224 जो है टोटल इनकम टैक्स हमारे पास आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ आपको, पहले ग्रॉस इनकम ले लिया, डिडक्शन कर ली स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद जितने भी डिडक्शन हैं जो हमने पे किए हैं वो माइनस कर दिया। फिर उसके अंदर उसने एक बात कही थी कि 1,50,000 पे हमारे पास क्या 80C के अंदर अमाउंट डिस्क्राइब की गई थी जिसमें हमें मतलब डिडक्शन जितनी कर सकते हैं 1,50,000 तक कर सकते हैं। तो उसमें से 1,50,000 माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकल गई। उसमें टैक्सेबल इनकम के हिसाब से हमने टेबल देख लिया, टेबल में से हमने फिर लगा दिया टैक्स। उसके बाद एक होम हेल्थ और एजुकेशन से इसकी बात हुई थी, हमने वो लगा दिया। उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। अब एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, दोनों टैक्स की बात की गई है, मतलब पुराने के हिसाब से और नए के हिसाब से भी, ठीक है। उसमें क्या फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 है, चावला की मिस्टर चावला है, एज है 61 ईयर, इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी 9,35,000 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA है, इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ₹15080 है, डिपॉजिट करता है 11,000 रुपये GPF में, 34,000 LIC प्रीमियम है, डोनेट करता है 3,000 इन नेशनल सिक्योरिटी फंड में, और 25,000 वो इंटरेस्ट पे करता है एजुकेशन लोन पे हायर स्टडीज़ के लिए। तो कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Assuming data given above the financial year 2020-21, calculate income tax with a new tax slab। इन न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको बताना है कि बेनिफिशियल है कि नहीं है, मतलब ओल्ड के हिसाब से भी हमने करना है और इसको नए के हिसाब से भी करना है। अब जो है हमारा होगा 1 सेकेंड, आपका ये वाला पेज निकाल लूँ मैं। तो 1920 के हिसाब से हम देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इतना है ऑन सेविंग अकाउंट पे, तो ग्रॉस इनकम इतनी होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया वही पुराने क्वेश्चन के हिसाब से। अब डिडक्शन अंडर 80G 1,50,000 की जो हमने बात की थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने बैलेंस हमारे पास जो आ गया, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G था, डोनेशन इन नेशनल सिक्योरिटी फंड 100% एग्जाम्पशन थी इसके अंदर। अब टेबल देखेंगे वहाँ से क्लियर होगा। तो 30,000 माइनस कर दिया, इतना आ गया बैलेंस। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA है आपका, ठीक है। उसमें क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट आ रहा है, दैट इज़ ₹15080, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज़ अलाउड मैक्सिमम रुपीज़ अप टू 10,000 था, तो लेस डिडक्शन इसके हिसाब से कितना होगा 10,000, वो माइनस हो गया। दोबारा डिस्क्राइब करती हूँ, यहाँ पे क्या क्या इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, इंटरेस्ट से जो इनकम ली वो इतनी आ गई, ग्रॉस इनकम इतनी आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कर दिया, बैलेंस आ गया। उसके बाद 80G के हिसाब से जो डोनेशन थी 100% एग्जाम्पशन थी वो कर दिया। उसके बाद 80TTE के हिसाब से 10,000 ही कर सकते हैं, वो कर माइनस कर दिया। अब डिडक्शन अंडर 80E के हिसाब से 25,000 बनता है, ठीक है। बैलेंस आ गया हमारे पास 8,35,000 मतलब जो भी है पीछे आपके पास अमाउंट, ठीक है। 35,080 आ गया आपके पास। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, उसमें GPF आ गया आपका 11 मतलब 1,000 रुपये था, 12 से मल्टीप्लाई क्योंकि मंथ होगा, फिर LIC प्रीमियम था, फिर टोटल आपके पास इतना आ गया। अब आगे क्या है, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड अप टू मैक्सिमम रुपीज़ 1,50,000 था, तो वो माइनस कर दिया, टैक्सेबल इनकम इतनी आ गई। अब वो सीनियर सिटीजन के अंदर आता है, मैंने आपको एक टेबल दिखाया था सीनियर सिटीजन का, वहाँ पे था कि 3 लाख तक नील था, तो इनकम स्लैब से इनकम टैक्स आपका कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 10,000 प्लस 20% ऑफ द 185,080 कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब टैक्सेबल जो टैक्सेबल इनकम थी मोर देन 5 लाख हो तो मिस्टर चावला इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो इनकम टैक्स कितना आया, इतना। हेल्थ और एजुकेशन का था 4% जो हमारा मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, वो कर दिया। नेट इनकम टैक्स इतना आ गया। अब नए के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं खास मतलब कैलकुलेशंस में, उसमें क्या है, ग्रॉस इनकम हमारी इतनी है, इनकम टैक्स सीधा निकालिए, इतना टेबल से देखिए 15% टैक्सेबल इनकम है एक्सीडिंग ₹7.5 लाख। जब हम ये अमाउंट हमारी इतनी आनी है, अगर 7.5 लाख से अगर अमाउंट ज़्यादा होती जितनी इसमें से निकाल के जो रहेगी उस पर 15% कर दीजिए, 67512 आ गया। तो हेल्थ और एजुकेशन जो आपके पास है वो 4% सॉरी ऑन ₹67512, ठीक है, 4% के हिसाब से वो यहाँ भी आएगा आपका 70212। तो इनकम टैक्स जो सा न्यू स्लैब के हिसाब से है मोर देन है ओल्ड केस, तो न्यू इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द मिस्टर चावला। तो ये आपका टैक्सेशन चैप्टर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, बट आप कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ईजी है क्योंकि ये टर्म्स उनके लिए आम ही हैं, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी। थैंक यू ऑल, ये चैप्टर आप कर लीजिए।